सोचिए, हम एक पुराने और बिल्कुल ढह चुके मंदिर के बीचों बीच खड़े हैं। अंधेरा इतना घना है कि अपना हाथ तक नहीं दिख रहा। और हाँ, वहां एक ऐसी बदबू है, मतलब सड़े हुए मांस की ऐसी बदबू जो आपके दिमाग को बिल्कुल सुन कर दे। बिल्कुल। और ठीक सामने एक बहुत पुराना और गहरा कुआं है। अब सोचने वाली बात यह है कि उस कुएं के बहुत गहरे अंधेरे में से अचानक एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो कह रहा है कि मम्मी, मुझे बाहर निकालो। अरे बाप रे, ये सुनने में ही कितना डरावना लग रहा है ना? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब हम हिम्मत करके उस कुएं में टॉर्च की रोशनी डालते हैं तो नीचे कोई बच्चा नहीं है। वेट, तो फिर क्या है वहां? वहां दर्जनों सड़ी गली लाशों के चेहरे हैं। उनकी आंखें बाहर निकली हुई हैं और वो सारे के सारे सड़ी लाशों के चेहरे एक साथ हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ओ वाओ, मतलब ये एक ऐसा सीन है जो किसी भी इंसान का दिमाग पूरी तरह से तोड़ देने के लिए काफी है। सही बात है। और आज की इस गहरी चर्चा का जो स्रोत है वो कोई कहानी नहीं है। ये एक बेहद खौफनाक पर बिल्कुल असली अनुभव है। जुलाई 2018 की एक घटना जिसे इंटरनेट पर कालापुरा गांव की भूख के नाम से जाना जाता है। हाँ, और इस चर्चा का हमारा मकसद सिर्फ उस गांव की घटना सुनाना नहीं है। हम आज ये समझेंगे कि डर असल में काम कैसे करता है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी गलती, यानी इंटरनेट पर व्यूज पाने की भूख, इंसान को एक ऐसे बुरे सपने में धकेल सकती है जहां से मौत भी एक आसान रास्ता लगने लगती है। और जो लोग सुन रहे हैं उन्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा ये स्रोत महज एक डरावना किस्सा नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान का एक जीता जागता दस्तावेज है। हाँ, यानी ये दिखाता है कि जब इंसान अपने अनजाने घमंड में आकर नेचर की या किसी अनजान खतरे की चेतावनियों को इग्नोर करता है तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी खौफनाक घटना की परतों को खोलेंगे और इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारणों को डिकोड करेंगे। तो चलिए एकदम शुरुआत से देखते हैं। इस पूरी खौफनाक यात्रा के केंद्र में एक नैरेटर और उसका दोस्त रवि हैं। ये दोनों अपने YouTube चैनल के लिए भारत के सबसे भूतिया गांव की तलाश में निकले थे। अच्छा, तो उनका मकसद सिर्फ कंटेंट बनाना था। हाँ, और इन दोनों का पक्का विश्वास था कि भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कैमरा की ट्रिक्स होती हैं या लोगों का अंधविश्वास होती हैं। इसी तलाश में जयपुर के एक ढाबे पर इनकी मुलाकात एक 60 साल के बूढ़े आदमी से होती है। वो आदमी जो उन्हें चेतावनी देता है ना? सही पकड़ा आपने। उस आदमी की सफेद दाढ़ी थी, उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और आंखों में एक अजीब सा खौफ था। वो इन दोनों से कहता है कि अगर सच में मौत को कैमरा में कैद करना चाहते हो तो कालापुरा जाओ। अरे बाप रे, ये तो सीधा मौत का बुलावा लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ वो कुछ बहुत ही अजीब चेतावनियां भी देता है। वो कहता है कि वहां लोग मरते नहीं है बल्कि गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं? हाँ। और वो ये भी कहता है कि सूरज डूबने से पहले गांव छोड़ देना। और सबसे बड़ी बात वो ये बोलता है कि अगर रात में किसी औरत के रोने की आवाज सुनो तो गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो उस बूढ़े आदमी की फिजिकल रिएक्शन है। स्रोत बताता है कि उसके हाथ कांप रहे थे, है ना? हाँ, बिल्कुल कांप रहे थे। तो देखिए, ये कोई नाटक नहीं था। इसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की रिएक्शन कहते हैं। जब इंसान किसी गहरे ट्रॉमा या खौफ को याद करता है, वो असल में उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। पर वो दोनों दोस्त क्या करते हैं? वो उस पर हंसते हैं। उन्हें ये सब किसी सस्ते सस्पेंस फिल्म का डायलॉग लगता है। वही ना। और इसी को हम समझना चाहते हैं कि ऐसा होता क्यों है। मुझे तो लगता है कि आज के मॉडर्न इंसान को एक अजीब सा घमंड हो गया है। जैसे हमें लगता है कि स्मार्टफोन की स्क्रीन के पीछे रहने से हम अमर हो जाते हैं, है ना? ये एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक पॉइंट है। इसे हम डिजिटल डिटैचमेंट कह सकते हैं। डिजिटल डिटैचमेंट, थोड़ा और समझाइए इसे। देखिए, आज के डिजिटल युग में दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है, यानी लाइक्स और व्यूज से मिलने वाला डोपामीन, वो इंसान की सबसे बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर हावी हो जाता है। अच्छा, मतलब बचने की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल। जब दिमाग को सिर्फ इंटरनेट की शोहरत दिखाई देती है तो सामने खड़ा साक्षात मौत का सायरन भी किसी फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लगने लगता है।
ये डोपामीन दिमाग के उस हिस्से को सुन कर देता है जो खतरे को भांपता है, और इसी अंधे घमंड के साथ शाम के 5:40 पर वो दोनों कालापुरा पहुंचते हैं। मौसम तो पहले से ही खराब था वहां का। हाँ, बिल्कुल खराब था। आसमान काला था और तेज बारिश शुरू होने वाली थी। गांव के बाहर एक टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड लगा था जिस पर खून जैसे गहरे लाल रंग से लिखा था, कालापुरा में आपका अंतिम स्वागत है। अंतिम स्वागत। उफ। और उसके ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था, वो पेड़ों पर रहती है। और इस पर उन दोनों की क्या रिएक्शन होती है? रवि की रिएक्शन सच में बहुत अजीब होती है। वो नर्वस होकर हंसता है और कहता है कि जिसने भी ये लिखा है उसकी राइटिंग को ऑस्कर मिलना चाहिए। मतलब हम डर के वक्त हंसते क्यों हैं? क्योंकि जब इंसान अंदर से बहुत ज्यादा डर जाता है और उस खौफनाक सच्चाई को मानना नहीं चाहता, तो उसका दिमाग एक डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा लेता है। एक तरह की ढाल बनाता है दिमाग। हाँ, हंसी उस भारी टेंशन को कम करने का एक तरीका है। दिमाग खुद से झूठ बोलने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सब मजाक है और मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन वो सुरक्षा का भ्रम गांव में पहला कदम रखते ही टूटने लगता है। गांव का नजारा बेहद अजीब था। हर घर आधा टूटा हुआ, दरवाजे आधे खुले हुए और अंदर सड़ा हुआ खाना रखा हुआ था। जैसे लोग अपना रोज का काम करते करते अचानक हवा में गायब हो गए हों। बिल्कुल वैसा ही। को फंसाने के लिए एक सुरक्षित सा दिखने वाला जाल बनाते हैं। वो आधा खुला दरवाजा एक इनविटेशन था, एक जाल था जो उनके अंदर की क्यूरियोसिटी को भड़काने के लिए रखा गया था। और तभी वो जाल काम करना शुरू करता है। एक घर का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलता है। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन नरेटर को साफ दिखाई देता है कि अंदर कोई खड़ा है। कोई इंसान या कोई और चीज। कोई बहुत लंबा, बहुत ही पतला आकार, और उसकी गर्दन इंसानों से कहीं ज्यादा लंबी थी। लेकिन जैसे ही नरेटर अपनी टॉर्च की रोशनी उस कमरे में मारता है, कमरा बिल्कुल खाली होता है। कोई नहीं था वहां। पर कुछ और तो जरूर होगा वहां। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ओह माय गॉड। देखिए, जो चीज दिखाई नहीं देती वो सामने खड़े फिजिकल खतरे से कहीं ज्यादा खौफनाक होती है। मतलब इनविजिबल खतरा दिमाग को ज्यादा डराता है। बिल्कुल। खाली कमरे में इनविजिबल होकर गीले पैरों के निशानों का आगे बढ़ना, ये सीधा इंसान के दिमाग के उस हिस्से पर हमला है जो लॉजिक पर काम करता है। वो शक्ति उन्हें छूने से पहले मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ रही थी। यहाँ मैं थोड़ी असहमति जताना चाहूंगा, या कहूं कि एक दूसरा नजरिया पेश करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, बताइए। सड़ा हुआ खाना, बंद हवा, सीलन और अजीब आकृतियां दिखना, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस वीरान गांव में कोई नेचुरल गैस लीक हो रही हो? अच्छा, जैसे कोई मार्श गैस या स्वैम्प गैस का इफेक्ट। जैसे कोई स्वैम्प गैस या कोई खास तरह का फंगस हो जो लोगों को हेलुसिनेशंस यानी मति भ्रम पैदा कर रहा हो। क्योंकि जो चीज दिख नहीं रही, बस गीले पैरों के निशान आ रहे हैं, ऐसी चीजें तो इंसान का डरा हुआ दिमाग खुद भी बना सकता है ना। क्या पता ये सब सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन हो। मैं मानती हूँ ये एक बहुत ही लॉजिकल और वैज्ञानिक नजरिया है। इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां एरगॉट जैसे फंगस ने पूरे के पूरे गांव में मति भ्रम या मैस हिस्टीरिया फैला दिया था। सही बात है। लेकिन इस स्रोत में जो आगे होता है वो इस गैस या मति भ्रम वाली थ्योरी को पूरी तरह खारिज कर देता है। वो कैसे? क्योंकि मति भ्रम इंडिविजुअल होते हैं, यानी हर इंसान को अलग चीज दिखती है। लेकिन यहाँ दोनों दोस्तों ने एक साथ फिजिकल चेंजेस देखे, और जो आगे होने वाला था वो किसी भी साइंस या लॉजिक से बहुत परे था। हाँ, सच कहूं तो इसके बाद जो होता है वो सच में खून जमा देने वाला है। रवि की नजर अचानक एक पेड़ पर जाती है। दूर पेड़ की एक मोटी डाली पर कोई बैठा था, उल्टा। उल्टा? जैसे कोई चमगादड़ हो। बिल्कुल, एक बड़े चमगादड़ की तरह। उस आकृति के लंबे और गंदे बाल नीचे की तरफ लटक रहे थे, और फिर उसने अपना सर घुमाया। मतलब नॉर्मल इंसान की तरह? या इंसान तो अपना सर थोड़ा ही घुमा सकता है ना। उसने अपना सर पूरा 180 डिग्री घुमा लिया। अरे बाप रे। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, जैसे कोई गहरा गड्ढा हो, और मुंह इतना बड़ा था जैसे किसी ने उसके जबड़े को दोनों तरफ से चीर दिया हो। उफ, ये सुनने में ही इतना विषैला लग रहा है। और अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाती है। रवि चीखता है कि यहां से भागो,
लेकिन तभी पूरे गांव में एक साथ दर्जनों औरतों के रोने की आवाजें गूंजने लगती हैं। दर्जनों औरतों की आवाजें, चीखें आ रही थी, मुझे बचा लो, वो आ गई। और इसी के साथ गांव के पुराने मंदिर की घंटी जोर जोर से बजने लगती है। देखिए, अगर हम इसे थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये पूरा सीन एक सोची समझी सेंसरी ओवरलोड की स्ट्रेटेजी है। सेंसरी ओवरलोड मतलब होश उड़ाने की कोशिश। हाँ, देखने में एक अमानवीय आकृति, सुनने में दर्जनों औरतों की दर्दनाक चीखें और खतरे की घंटी, इंसान का नर्वस सिस्टम एक साथ इतनी भयानक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। दिमाग हैंग हो जाता है एक तरह से। बिल्कुल, ये शिकार को पूरी तरह से डिसोरिएंट करने का तरीका है ताकि वो सोचने समझने की क्षमता ही खो दे। और वो अपनी सोचने की क्षमता खो भी देते हैं। दोनों भवास होकर भागते हैं और उस पुराने आधे जले हुए मंदिर के अंदर घुस जाते हैं। वही मंदिर जहां घंटी बज रही थी। हाँ, वही अंदर घुसते ही सड़ी हुई लाश की इतनी तेज बदबू आती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी, मंदिर के बीचों बीच एक गहरा कुआं था और वहां से आवाज आती है बच्चे की। एकदम सही। तभी उस कुएं से वो दिल दहला देने वाली आवाज आती है, एक छोटे बच्चे की आवाज जो कह रहा था, मम्मी मुझे बाहर निकालो। नरेटर हिम्मत करके टॉर्च कुएं में डालता है और देखता है कि अंधेरे में दर्जनों सड़े हुए चेहरे तैर रहे हैं। और वो चेहरे मुस्कुरा रहे थे ना? हाँ, उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी। और सबसे भयानक बात, वो सारे सड़े हुए चेहरे एक साथ उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। और फिर वहां से लंबे काले और जले हुए हाथ बाहर आने लगते हैं। ओह माय गॉड! पर मेरा एक सवाल है यहाँ, ये शैतानी शक्ति औरतों और बच्चों की आवाज का इस्तेमाल क्यों कर रही है? विची, ये मनोविज्ञान का सबसे क्रूर इस्तेमाल है। ये कोई मामूली भूत या प्रेत नहीं है। ये एक बहुत ही प्राचीन और पैरासाइट जैसी शक्ति है जो इंसान की सबसे पवित्र भावनाओं को बेट यानी चारे की तरह इस्तेमाल करती है। अच्छा, मतलब हमारी अच्छाई का ही फायदा उठाती है। बिल्कुल। एवोल्यूशन के कारण जब भी हम किसी बच्चे को रोते हुए सुनते हैं तो दिमाग की पहली इंस्टिंक्ट उसकी मदद करने की होती है। ये शक्ति उसी दया और करुणा को हथियार बना रही है। और वो मुस्कुराते हुए चेहरों का क्या लॉजिक है? हाँ, वो कुएं में दर्जनों सड़े हुए चेहरों का एक साथ मुस्कुराना, इसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं और ये उसका सबसे खौफनाक एग्जाम्पल है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाते हैं जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए। ये खौफ को इतना भयानक कैसे बना देता है? हाँ, देखिए, इंसान का दिमाग मुस्कान को हमेशा सुरक्षा, खुशी और सोशल कनेक्शन के प्रतीक के रूप में पहचानता है। हाँ, जनरली मुस्कुराहट देखकर हमें अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक सड़ी हुई लाश बीमारी, खतरे और मौत का साइन है। तो जब ये दोनों विरोधी चीजें एक साथ सामने आती हैं ना, यानी एक लाश जो खुशी से मुस्कुरा रही हो, तो दिमाग का जो लॉजिक सिस्टम है वो पूरी तरह क्रैश हो जाता है। मतलब दिमाग समझ ही नहीं पाता कि रिएक्ट कैसे करे। बिल्कुल, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि खतरे के समय इस मुस्कान का क्या मतलब निकाला जाए। ये सिर्फ डर नहीं है, ये दिमाग के सॉफ्टवेयर में आने वाला एक ऐसा ग्लिच है जो इंसान को पागल कर सकता है। वाह, ये एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही अनसेटलिंग है। और यही वो पल था जहां से वापस लौटने का हर रास्ता उनके लिए बंद हो जाता है। वहां मंदिर से भागने का ट्राई करते हैं वो। हाँ, रवि और नरेटर मंदिर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंदिर का वो भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप एकदम जोर से बंद हो जाता है। अरे बाप रे, मतलब अब वो अंदर ट्रैप हो गए। पूरा मंदिर घंघोर अंधेरे में डूब जाता है। फिर नरेटर के कान के बिल्कुल पास कोई बहुत ही ठंडी और कर्कश आवाज में फुसफुसाता है कि तुम दोनों में से एक आज मरेगा। ओह माय गॉड! और कांपते हाथों से जब नरेटर टॉर्च चलाकर ऊपर देखता है तो वो देखता है कि वही उल्टा लटकी हुई औरत अब मंदिर की छत पर चिपकी हुई है। वही औरत जो बाहर पेड़ पर थी। हाँ, बिल्कुल वही। उसके हाथ पैर किसी मकड़ी की तरह उल्टी दिशा में मुड़े हुए हैं। शरीर पर भयानक जलने के निशान हैं, लेकिन दांत किसी जंगली जानवर की तरह नुकीले और खून से सने हुए हैं। और अब वो क्या कर रही थी? वो धीरे धीरे छत पर रेंगती हुई उनकी तरफ आती है। उसकी जुबान इतनी लंबी थी कि छत से लटक कर
जमीन को छू रही थी। खौफ की यहाँ सारी हदें पार हो चुकी हैं। जो चीज अब तक सिर्फ माइंड गेम्स खेल रही थी, वो अब अपने सबसे फिजिकल और विकराल रूप में सामने आ चुकी थी। बिल्कुल। और फिर वो सीधा रवि के ऊपर छलांग लगाती है। नैरेटर झटके से साइड में गिर जाता है, लेकिन वो भयानक आकृति रवि के ऊपर थी। रवि अपने आप को बचा नहीं पाता। नहीं, वो अपने लंबे सड़े हुए नाखून सीधा रवि के पेट में घुसा देती है। रवि दर्द से बुरी तरह चीखता है, खून का फव्वारा छूटता है और वो औरत अपना बड़ा सा मुंह रवि की गर्दन पर रख देती है। उफ, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। शांत मंदिर में बस मांस फटने की और हड्डियां टूटने की भयानक आवाजें गूंजने लगती हैं। और उस असहनीय दर्द के बीच रवि की आंखें नरेटर की तरफ थी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस आंखों से मदद मांग रहा था। पर नरेटर कुछ नहीं कर पाया है ना? हाँ, नरेटर डर के मारे पूरी तरह जम चुका था। वो 1 इंच भी नहीं हिल पाया। अपने सबसे अच्छे दोस्त को इतनी भयानक मौत मरते हुए देखकर भी वो कुछ नहीं कर सका। ऐसा क्यों होता है कि खतरे के समय शरीर बिल्कुल पत्थर बन जाता है? देखिए, इसे बायोलॉजी में टॉनिक इमोबिलिटी या फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। जब दिमाग को लगता है कि लड़ने या भागने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, तो वो शरीर को पूरी तरह लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज कर देता है, ताकि शायद शिकारी उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दे। हाँ, यही लॉजिक होता है दिमाग का। लेकिन इस केस में उस शक्ति की असली जीत रवि को मारना नहीं थी। उसकी असली जीत थी नरेटर की आत्मा और उसके आत्मविश्वास को हमेशा के लिए तोड़ देना। सर्वाइवर्स गिल्ट की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल। अपने दोस्त को न बचा पाने का जो गिल्ट है, वो उस फिजिकल राक्षस से कहीं ज्यादा बड़ा मानसिक बोझ बन जाता है आगे चलकर। सही कहा आपने। उसके बाद नरेटर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से चीखता हुआ बाहर भागता है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो कीचड़ में गिरता पड़ता गांव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। पर गांव अब वैसा नहीं था, है ना? नहीं, अब नजारा बिल्कुल बदल चुका था। हर घर की खिड़की में, हर टूटे हुए दरवाजे पर उसे सफेद चेहरे और पूरी तरह काली आंखों वाले लोग एकदम शांत खड़े दिखाई दे रहे थे। वो सब बस उसे ही देख रहे थे। ये सब वही लोग होंगे जो गांव में गायब हो गए थे। शायद, हाँ। तभी पीछे से रवि की आवाज आती है। वो कहता है, भाई मुझे छोड़कर मत जा। रवि की आवाज? पर वो तो अंदर मारा जा चुका था ना। हाँ, पर ये आवाज सुनकर नरेटर के कदम रुक जाते हैं। उसे लगता है शायद रवि बच गया। वो धीरे से पीछे मुड़कर देखता है। रवि खून में लथपथ खड़ा था, लेकिन उसकी टांगें उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थी। घुटने पीछे की तरफ थे। अरे बाप रे! और उसके चेहरे पर वो भयानक अमानवीय मुस्कान थी जो कुएं में तैरते चेहरों पर थी। नरेटर तुरंत समझ जाता है कि वो उसका दोस्त रवि नहीं है। देखिए, ये इस पूरे घटनाक्रम का सबसे क्रूर और दर्दनाक हिस्सा है। यहाँ अनकैनी वैली का कॉन्सेप्ट काम करता है साइकोलॉजी में। अनकैनी वैली, जहाँ कोई चीज ऑलमोस्ट इंसान जैसी लगती है पर होती नहीं। हाँ, बिल्कुल। जब कोई चीज बिल्कुल इंसान जैसी दिखती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा होता है जो इनह्यूमन है, जैसे उल्टे पैर या वो अजीब मुस्कान, तो वो किसी भी दूसरे राक्षस से ज्यादा डरावनी लगती है। और ऊपर से वो उसके दोस्त का रूप ले चुकी थी। वही तो, दोस्त की आवाज और दोस्त के चेहरे का इस्तेमाल करके उस शक्ति ने नरेटर के दिमाग का बचा खुचा हिस्सा भी पूरी तरह से तोड़ दिया। इसके बाद जो होता है वो किसी भी बुरे सपने से भी बदतर है। नरेटर चीख कर भागता है, लेकिन तभी जमीन के अंदर से यानी कीचड़ से दर्जनों सड़े हुए हाथ बाहर निकलते हैं। वही हाथ जो कुएं से निकले थे। हाँ, वही। वो हाथ उसके पैरों को जकड़ लेते हैं और उसे नीचे कीचड़ में खींचने लगते हैं। उसी पल आसमान में जोर से बिजली चमकती है और उस रोशनी में नरेटर देखता है कि पूरा गांव उन मरे हुए और जले हुए लोगों से भरा हुआ है। वाओ! मतलब सारी आत्माएं वहां मौजूद थी। और उन सब के बीच वो औरत मुस्कुराते हुए खड़ी है। वो धीरे से कहती है, अब तू यहीं रहेगा। और इसके बाद नरेटर का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। ये एक ऐसा क्लाइमैक्स है जहां शिकार को ये आखिरी एहसास दिला दिया जाता है कि वो पूरी तरह से हार चुका है।
वो गांव, वो लोग, वो कुआं, वो औरत सब अलग अलग नहीं है। मतलब वो सब एक ही चीज है। हाँ, वो सब एक ही पुरानी भूख का हिस्सा है। एक ऐसा हाइव या छत्ता जहां हर नया शिकार उस शिकारी का हिस्सा बन जाता है। जब नरेटर को होश आता है तो वो एक अस्पताल के बिस्तर पर था। पुलिस को वो गांव से मीलों दूर एक हाईवे के किनारे बेहोश पड़ा मिला था। रवि का कभी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस, गांव वाले, किसी को कुछ नहीं मिला। ये तो होना ही था, जैसा कि उस बूढ़े आदमी ने कहा था। आप पर इसमें सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जो इंसान सिर्फ व्यूज और इंटरनेट पर मशहूर होने के लिए वहां गया था, वो आज अपनी कहानी लोगों को बता रहा है, पर इसलिए नहीं कि उसे व्यूज चाहिए, बल्कि इसलिए ताकि कोई और वो खौफनाक गिलती दोबारा ना करे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या इतना गहरा ट्रॉमा सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित रहता है? आपका क्या मानना है? मेरी राय में क्या पता कुछ खौफनाक चीजें असल में एक पैरासाइट की तरह हमारे साथ चिपक कर हमारी रियल दुनिया में आ जाती हैं। हाँ, क्योंकि स्रोत के अनुसार वो चीज नरेटर के साथ उसके घर तक आ गई है। उस भयानक रात के बाद से नरेटर कभी अकेला नहीं रहा। घर पर भी अजीब घटनाएं होती हैं। बहुत अजीब। रात को उसके कमरे में किसी के भारी कदमों के चलने की आवाजें आती हैं। दीवारों पर नाखून खुरचने की कर्कश आवाजें उसे सोने नहीं देती। और कभी कभी रात के ठीक 3 बजे कोई औरत उसके कान में फुसफुसाती है कि कलापुरा वापस आओ। अरे बाप रे, वो छोड़ नहीं रही है उसे। और सबसे डरावनी बात, इस घटना को इंटरनेट पर लिखने से ठीक 3 दिन पहले जब वो रात में अचानक उठा तो उसने अपने कमरे की छत पर उसी औरत को उल्टा चिपके हुए देखा। घर की छत पर? हाँ, घर की छत पर। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो उसी अमानवीय तरीके से मुस्कुरा रही थी और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, भूख। देखिए, यहाँ हम इसे एक एनालॉजी से समझ सकते हैं। ये जो सर्वाइवर्स गिल्ट और खौफ है ना, ये किसी कंप्यूटर में चल रही उस करप्टेड फाइल की तरह है जो बैकग्राउंड में हमेशा चलती रहती है, जो दिखती नहीं पर बैटरी ड्रेन करती रहती है। बिल्कुल। आपको स्क्रीन पर भले ही कोई दिक्कत ना दिखे, लेकिन वो अंदर ही अंदर सिस्टम की पूरी बैटरी चूस लेती है और एक दिन कंप्यूटर को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। तो क्या उस भूख को सच में इंसानी मांस चाहिए था? मुझे लगता है वो भूख कभी शांत नहीं होती। उसे सिर्फ इंसानी मांस नहीं चाहिए, उसे इंसान का डर चाहिए। नरेटर भले ही फिजिकली कालापुरा से बाहर आ गया हो, लेकिन मेंटली और स्पिरिचुअली वो आज भी उसी गांव में, उसी कुएं के पास कैद है। मतलब वो उसे रोज डराती है। हाँ, उस शक्ति ने उसे मारा नहीं, उसे जाने दिया ताकि उसका डर हर दिन बढ़ता रहे, क्योंकि ऐसी शक्तियों के लिए डर ही सबसे बड़ा खाना होता है। नरेटर अब उस भूख के लिए जीवन भर डर पैदा करने वाली एक बैटरी बन चुका है। सच में कालापुरा की ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। आज की मॉडर्न दुनिया में हमें लगता है कि कैमरा और इंटरनेट ने हमें सब कुछ कंट्रोल करने की ताकत दे दी है, पर ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। जिन चीजों को हम समझते नहीं हैं, जो हमारे लॉजिक और घमंड से बहुत परे हैं, उनका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कैमरे की रोशनी में लाने की कोशिश की कीमत अक्सर अपनी जान देकर या फिर एक ना खत्म होने वाले खौफ के साए में बिताकर चुकानी पड़ती है। ये बिल्कुल सच बात है। और इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक थॉट सामने रखना चाहूंगी। एक ऐसा सवाल जो शायद इस पूरी कहानी को देखने का आपका नजरिया ही बदल दे। हाँ, बिल्कुल, बताइए, कौन सा सवाल? जरा उस 7 साल के बूढ़े आदमी के बारे में सोचिए जो उन्हें जयपुर के ढाबे पर मिला था। वही आदमी जिसने उन्हें वहां ना जाने की चेतावनी दी थी। हाँ, देखिए, उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि वहां लोग मरते नहीं, गायब हो जाते हैं, है ना? उसे ये भी बिल्कुल सटीक पता था कि सूरज डूबने से पहले वहां से निकल जाना चाहिए।
और उस औरत वाली बात भी बताई थी उसने। वही तो सबसे अजीब बात है, उसे ये कैसे पता था कि रात में औरत के रोने की आवाज आएगी और उस वक्त पीछे नहीं देखना है। इतने सटीक और खौफनाक डिटेल्स किसी ऐसे व्यक्ति के पास कैसे हो सकते हैं जो सिर्फ अफवाहें सुन रहा हो? ये बात तो है, वो डिटेल्स सच में कुछ ज्यादा ही एक्यूरेट थे। मैंने इस पर इतना सोचा नहीं था पहले। तो क्या ऐसा संभव है कि अगर कालापुरा में लोग सच में मरते नहीं बल्कि हमेशा के लिए वहां कैद हो जाते हैं, उस भूख का हिस्सा बन जाते हैं, तो क्या वो बूढ़ा आदमी असल में उन्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था? वेट, मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? क्या वो खुद कालापुरा था, कोई पुराना शिकार था जिसकी आत्मा को उस शक्ति ने गुलाम बना लिया था? और क्या उसे ये काम सौंपा गया था कि वो उस भूख को शांत करने के लिए नए और क्यूरियस लोगों को बातों में फंसाकर उस गांव में भेजे? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही डार्क थॉट है। क्या पता वो कांपते हुए हाथ और वो खौफनाक चेतावनी असल में उन्हें बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि उस मौत के कुएं की तरफ धकेलने के लिए दिया गया एक जाल था, एक निमंत्रण था। वाओ, ये विचार सच में रातों की नींद उड़ाने वाला है। मुझे लगता है कि कुछ कहानियों के जवाब हमें कभी नहीं ढूंढने चाहिए। चलिए इसी खौफनाक सवाल के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं रोकते हैं।